देखो, वो रहा अभी तहखाने में जाने का रास्ता। उसी तहखाने में मैंने अघोरी की किताब रखी है। बस मुझे वो मिल जाए, फिर मैं कायर और कछुए का वशीकरण तोड़ दूंगी और फिर काले साए की लड़ने की लड़ाई में वो दोनों हमारे साथ होंगे। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, वो सब तो ठीक है डायना, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। डायना भी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या नहीं करना चाहिए था? अभिमन्यु कहता है, वही जो तुमने अभी किया डायना। डायना अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, क्या किया मैंने अभी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस तहखाने में जाने का रास्ता दिखाया। अभिमन्यु डायना की बात पर जोर देते हुए कहता है, और तहखाने में जाने का रास्ता तुमने किस तरह दिखाया? अभिमन्यु कुछ गुस्से के साथ कहता है, अपनी शक्तियों से। तुम्हें इस तरह अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए डायना। तुम्हें पता है ना, उस काले साए से लड़ने के लिए हमें अभी और शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम ऐसे ही छोटे छोटे काम के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करोगी तो फिर जब लड़ाई का वक्त आएगा तब तुम क्या करोगी? डायना कहती है, अभी मैंने अपनी शक्तियों का उपयोग सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारा काम आसान हो जाए और हम और वक्त जाया ना करें इस मलबे को अपने हाथ से हटाने में। एक तो मैंने तुम सबकी मेहनत बचाई है, ऊपर से तुम मुझे ही सुना रहे हो। अभिमन्यु कहता है, हाँ सुना रहा हूँ डायना, क्योंकि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। डायना फिर मुंह बनाते हुए कहती है, तुम ना अभी पता नहीं किस मिट्टी के बने हो। तुम्हें ना मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता है। कालगढ़ ढूंढते वक्त भी तुम मेरे हर काम पर गुस्सा करते थे और अब भी कर रहे हो। जिस दिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी ना, तब तुम्हें मेरी अहमियत पता चलेगी। अभिमन्यु कहता है, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगी तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी डायना। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, वो तो वक्त बताएगा कि जिंदगी जीना आसान होती है या फिर जिंदगी जीना दुश्वार होती है। अभी अभिमन्यु पलटकर कुछ कहता उससे पहले युग उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, अगर तुम दोनों का बच्चों की तरह झगड़ना हो गया हो तो हम तहखाने के अंदर चले। डायना या अभिमन्यु में से कोई कुछ नहीं कहता है। दोनों चुपचाप तहखाने की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं। जब वो चारों तहखाने के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तहखाना कई सारे काले जादू तंत्र मंत्र के सामान से भरा हुआ था। तहखाने के अंदर से एक अजीब सी महक आ रही थी, एक ऐसी महक जिसने सबको अपना हाथ अपनी नाक पर रखने के लिए मजबूर कर दिया था। वो चारों तहखाने के जितने अंदर जाते जा रहे थे वो गंध भी बढ़ती जा रही थी। उस गंध में उनका सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। युग अपनी नाक पर हाथ रखते हुए कहता है, ये कैसी बदबू है? अभिमन्यु भी अपनी नाक पर हाथ रखते हुए कहता है, पता नहीं युग, बड़ी अजीब सी बदबू है, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। डायना हैरानी के साथ कहती है, जब आखिरी बार मैं इस तहखाने में आई थी तब तो इसमें से ऐसी बदबू नहीं आ रही थी, पता नहीं अब क्या हो गया। यामिनी अपने आसपास का सामान देखते हुए कहती है, इस तहखाने में तो वाकई काला जादू तंत्र मंत्र करने का कई सारा सामान रखा हुआ है। डायना कहती है, कैसे न रखा होगा यामिनी, ये तहखाना उस अघोरी का जो है, वो यहीं पर तो अपनी तंत्र मंत्र की क्रियाएं करता था। वो तंत्र क्रियाओं का बादशाह था। अभिमन्यु डायना से पूछता है, वो किताब तुमने कहाँ पर रखी है डायना? डायना हिचकिचाते हुए कहती है, वो किताब हमें ढूंढनी होगी अभी। अभिमन्यु डायना को घूरते हुए कहता है, ढूंढनी होगी से तुम्हारा क्या मतलब है डायना? वो किताब तुमने इस तहखाने में रखी थी ना? डायना हिचकिचाते हुए धीरे धीरे कहती है, हाँ अभी रखी तो मैंने ही थी, पर इस बात को इतना वक्त हो गया है ना कि मैं भूल गई कि मैंने वो किताब किस जगह पर रखी है। मुझे ये तो याद है कि वो किताब मैंने तहखाने में ही रखी थी, पर कहाँ पर ये मुझे याद नहीं है। अभिमन्यु डायना को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, तुम न डायना। इतना कहकर अभिमन्यु खुद ही चुप हो जाता है। अगले ही पल अभिमन्यु, डायना, युग और यामिनी तहखाने के अंदर उस किताब को ढूंढना शुरू कर देते हैं। युग तहखाने के अंदर किताब ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर तहखाने के अंदर ही रखी एक संदूक पर पड़ती है। जब युग उस संदूक के पास पहुंचता है तो वो बदबू जो उसे आ रही थी वो और तेज आने लग जाती है, जैसे बदबू उसी संदूक के अंदर से आ रही हो। युग उस संदूक को देखते हुए कहता है, ये कैसा संदूक है? यामिनी युग के पास ही थी, जिस कारण वो भी तुरंत उस संदूक के पास आ जाती है। डायना और अभिमन्यु तहखाने के अंदर ही किताब ढूंढने में लगे रहते हैं। युग तुरंत उस संदूक को खोल देता है। जैसे ही वो संदूक को खोलता है, बदबू और तेजी के साथ फैलने लग जाती है और वो पूरी तरह श्योर हो जाता है कि वो बदबू उसी संदूक में से फैल रही थी। जब युग और यामिनी उस संदूक के अंदर झांकते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। संदूक के अंदर देखकर दोनों दंग रह गए थे। युग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऐसी चीज देख रहा हो जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखी हो। युग हैरानी के साथ कहता है, ये क्या चीज है? उस संदूक के अंदर एक पुतला और दो पुतली रखी हुई थी। वो एक पुतला और दो पुतली अपने आप सड़ रहे थे।
तीनों पूरी तरह काले हो चुके थे। यामिनी उन पुतलों को देखते हुए कहती है, ये तो वो पुतले हैं जो तब बनाए जाते हैं जब किसी पर पुतली टोना करना हो। युग यामिनी से पूछता है, ये पुतली टोना क्या होता है यामिनी? यामिनी कहती है, युग बाबू, पुतली टोना किसी इंसान पर तब किया जाता है जब हमें किसी को अपने हिसाब से चलाना हो या फिर उसे कोई दर्द, पीड़ा या नुकसान पहुंचाना हो। युग उन पुतलों को गौर से देखने लग जाता है और वो देखता है कि उनमें जो दो पुतली थी उनके कपड़े औरतों की तरह थे। एक पुतली के ऊपर छोटी सी साड़ी लिपटी हुई थी और दूसरी पुतली ने सूट पहना हुआ था, और जो पुतला था उसने आदमियों की तरह पैंट शर्ट पहने हुए थे। युग एक और चीज नोटिस करता है और वो ये कि उस पुतले ने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे सुदेश पहनता था। और रही बात उन दो पुतली की, तो वो पुतली जिसने साड़ी पहनी हुई थी वो उसी तरह से साड़ी पहनी थी जैसे उसकी बड़ी मम्मी जानकी पहनती थी, और जिस पुतली ने सूट पहना हुआ था उसने भी वैसा ही सूट पहना हुआ था जैसा अमोदिता पहनती थी। उन तीनों पुतले के चेहरे भी कहीं न कहीं जानकी, अमोदिता और सुदेश से मिल रहे थे। युग उन पुतलों को हैरानी के साथ देखते हुए कहता है, ये पुतलियां तो मुझे बड़ी मम्मी और अमोदिता की तरह लग रहे हैं, और ये पुतला सुदेश मामा जी की। युग इसके आगे कुछ कहता उससे पहले यामिनी बोल पड़ती है, ये उन्हीं के पुतले हैं युग बाबू। युग हैरानी के साथ पूछता है, पर उनके पुतले किसने और क्यों बनाए होंगे? यामिनी कहती है, पता नहीं युग बाबू। यामिनी ने इतना कहा ही था कि तभी उसके दिमाग में एक बात आती है और वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, रजनी ने इनके पुतले बनाए होंगे। युग यामिनी से कहता है, पर रजनी मामी ऐसा क्यों करेगी यामिनी? वो भला इनके पुतले क्यों बनाएगी? अपने ही परिवार वालों को नुकसान क्यों पहुंचाएगी? यामिनी युग को समझाते हुए कहती है, युग बाबू, आप न बहुत सीधे हैं। जरूरी थोड़ी ये पुतले रजनी ने इनको कोई कष्ट या नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए हो। किसी और मकसद से भी तो वो ये पुतले बना सकती है। आप ये बात कैसे भूल सकते हो कि उन्होंने ही तो पुतली टोना करके विराट भैया को ग्रेवयार्ड कोठी भेजा था, हवेली के कागजातों पर अनुराग अंकल से साइन कराने के लिए। और आपको तो पता है ना, वो एक सौदाइन थी, हो ना हो ये करामात भी उन्हीं की होगी। युग चुप ही रहता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। पर वो इतना तो समझ गया था कि यामिनी के बात में तर्क तो था, और उसे ये भी लगने लग गया था कि यामिनी कहीं ना कहीं सही बोल रही थी। युग इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी यामिनी अपने हाथ से संदूक के अंदर इशारा करते हुए कहती है, वो देखिए, विराट भैया वैसे ही कपड़े पहना करते थे ना? युग हड़बड़ाहट के साथ हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यामिनी, विराट भैया ऐसे ही कपड़े पहना करते थे। यामिनी फिर बोल पड़ती है, उन्होंने विराट भैया का भी पुतला बनाया था युग बाबू। युग यामिनी से पूछता है, फिर उनका पुतला कहाँ पर है यामिनी? इस संदूक में उनके बस ऐसे छोटे कपड़े ही क्यों हैं? यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, उनका पुतला नष्ट हो गया युग बाबू। युग हैरानी के साथ यामिनी से पूछता है, नष्ट हो गया? पर कैसे यामिनी? यामिनी युग से कहती है, क्योंकि उन्हें मुक्ति मिल गई, इसलिए उनका पुतला नष्ट हो गया और अब बस उनके कपड़े ही बचे हुए हैं। युग कुछ सोचते हुए यामिनी से पूछता है, मुक्ति तो बड़ी मम्मी, अमोदिता और सुदेश मामा को भी मिल चुकी है। मैंने अपने परिवार के सभी लोगों के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया था, तो फिर बड़ी मम्मी, अमोदिता और सुदेश मामा के पुतले अभी तक नष्ट क्यों नहीं हुए? यामिनी कहती है, उनके शरीर को तो मुक्ति मिल गई है युग बाबू, पर उनके पुतलों को नहीं मिली है, क्योंकि काले जादू का असर धीरे धीरे खत्म होता है। काले जादू की दुनिया में जब पुतली टोना किसी इंसान पर किया जाता है तो उस इंसान के खत्म होने के बाद भी उसकी पुतली पर उसका असर होता है। वो तो जब इंसान के शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है उसके बाद उसका पुतला धीरे धीरे अपने आप नष्ट होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही काला जादू खत्म होता है वो पुतला भी पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यामिनी फिर अपने हाथ से संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आप खुद देखिए कैसे ये पुतले अपने आप नष्ट हो रहे हैं, तभी तो इनके अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही है। युग संदूक के अंदर उन पुतलों को ही देखते रहता है, यामिनी से पलटकर कुछ नहीं कहता है। संदूक की तरफ इशारा करते हुए यामिनी खुद संदूक के अंदर देख ही रही थी कि तभी उसे संदूक के अंदर एक और पुतला नजर आता है जो पूरी तरह तैयार नहीं था। उसका बस चेहरा बना हुआ था। वो चेहरा यामिनी को जाना पहचाना लग रहा था, और अगले ही पल यामिनी पूरी तरह श्योर हो जाती है कि वो चेहरा किसका था। यामिनी वो पुतले का चेहरा युग को दिखाते हुए कहती है, ये देखिए युग बाबू, रजनी ने आपका पुतला भी बनाने की कोशिश की है, पर देखकर लगता है कि वो इसमें कामयाब नहीं हुई, तभी ये पुतला अधूरा है। जब युग उस पुतले का चेहरा देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। युग यामिनी की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ यामिनी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, ये चेहरा तो हूबहू मेरी तरह ही है। युग परेशान होते हुए कहता है,
पर रजनी मामी मेरा पुतला बनाकर क्या करना चाहती थी? उन्हें मुझसे क्या काम? यामिनी कहती है, अब ये तो वही जानती थी युग बाबू कि वो आपका पुतला बनाकर क्या करना चाहती थी। इसके पीछे उनका क्या मकसद था? युग उस पुतले को वापस से संदूक के अंदर रखने लग जाता है। जैसे ही युग उस पुतले को संदूक के अंदर रखकर सीधा खड़ा होता है, यामिनी हड़बड़ाहट के साथ युग से बोल पड़ती है, युग बाबू, शायद रजनी ने अमोदिता के लिए आपका पुतला बनाया हो। युग हैरानी के साथ यामिनी से कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो यामिनी? रजनी मामी मेरा पुतला अमोदिता के लिए भला क्यों बनाएगी? यामिनी युग को एकटक देखते हुए धीरे से कहती है, आपको अमोदिता के बारे में नहीं पता क्या युग बाबू? युग तुरंत यामिनी से बोल पड़ता है, हाँ यामिनी, मुझे पता है कि अमोदिता भी एक सौदाइन थी। यामिनी कहती है, मैं अमोदिता के सौदाइन होने के बारे में पता होने की बात नहीं कर रही थी युग बाबू। युग झट से पूछता है, तो फिर किस बारे में बात कर रही थी तुम यामिनी? यामिनी कहती है, आपको नहीं पता क्या अमोदिता के दिल में आपके लिए क्या था? युग को चिढ़ते हुए कहता है, यामिनी तुम ना ये पहेलियों में बातें करना बंद करो और सीधे सीधे बोलो क्या कहना चाहती हो। यामिनी कहती है, युग बाबू, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अमोदिता आपसे प्यार करती थी, उसके दिल में आप बसे हुए थे। युग हैरानी के साथ यामिनी से कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो यामिनी? अमोदिता मुझसे प्यार करती थी? यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, अमोदिता आपसे प्यार करती थी। मैंने उसकी आंखों में आपके लिए बेइंतहा प्यार देखा था। युग हैरानी के साथ कहता है, पर वो मुझसे कैसे प्यार कर सकती है? मैं उसका भाई लगता हूँ। यामिनी कहती है, युग बाबू, आप उसके सगे भाई थोड़ी हैं और ना ही दिलीप और अनुराग अंकल का कोई खून का रिश्ता था, तो फिर आप उसके भाई कैसे लग सकते हैं? युग खोए हुए अंदाज में कहता है, अगर अमोदिता मुझसे प्यार करती थी तो उसने कभी मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? यामिनी पलट कर कहती है, कैसे बताती युग बाबू? आप उस वक्त मेरे प्यार में जो डूबे हुए थे, और ये बात अमोदिता भी जानती थी। शायद इसलिए उसने कभी आपको इस बारे में नहीं बताया। कई बार जिंदगी में हम अपने प्यार का इजहार ही नहीं कर पाते हैं और अपने प्यार को अपने साथ ही लेकर मर जाते हैं। अमोदिता भी उन्हीं में से थी। यामिनी के ये बात कहने पर युग अमोदिता के बारे में सोचने लग जाता है। अब उसकी समझ में आने लग जाता है कि क्यों अमोदिता हमेशा उससे युग जी कहकर बात करती थी, क्यों वो हमेशा उसकी इतनी केयर करती थी, क्योंकि उस केयर में भी एक प्यार था जिसे युग कभी समझ नहीं पाया। यामिनी फिर युग से बोल पड़ती है, अमोदिता आपसे सच में बहुत प्यार करती थी युग बाबू, तभी तो आपके साथ सप्तम चक्र के पास चलने के लिए तैयार हो गई थी। युग खोए हुए अंदाज में कहता है, काश अमोदिता ने मुझसे एक बार कहा होता कि वो मुझसे प्यार करती है, तो मैं उसे बता देता कि उसका और मेरा साथ इस जीवन में नहीं लिखा है और वो मेरे पीछे इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करती। यामिनी कहती है, अमोदिता एक बहुत अच्छी लड़की थी युग बाबू, वो तो बस रजनी के कारण उसे सौदाइन बनना पड़ा, वरना शायद वो कभी सौदाइन नहीं बनती। युग अमोदिता को याद करते हुए कहता है, उस रात अगर अमोदिता उस काले साई की शक्तियों से बने हुए जानवरों से नहीं लड़ती तो शायद हम कभी तारा को बचा ही नहीं पाते। मैं अमोदिता को कभी नहीं भूल पाऊंगा यामिनी, उसे हमेशा याद रखूंगा। यामिनी कहती है, मैं भी युग बाबू। युग और यामिनी अमोदिता के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी डायना की आवाज सुनाई देती है, मिल गई मुझे किताब। जैसे युग और यामिनी के कानों में डायना की आवाज पहुंचती है, उन दोनों का ध्यान डायना की तरफ चले जाता है, जो इस वक्त तहखाने के कोने में खड़ी हुई थी। डायना ने अपने हाथ में एक लाल किताब पकड़कर रखी हुई थी। युग और यामिनी तुरंत डायना के पास पहुंच जाते हैं। अभिमन्यु भी वहां पर आ जाता है। डायना वो लाल किताब उन तीनों को दिखाते हुए कहती है, ये रही उस अघोरी की किताब, आखिर ये मुझे मिल ही गई। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।